आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जल्द छिड़ सकती है ईरान अमेरिका में जंग, ईरान ने की पूरी तैयारी। हूती ने भी सऊदी अरब को दी बड़ी वार्निंग, कहा अमेरिका का साथ दिया तो सऊदी के आसमान में होगी आग। वक्फ कानून पर अरशद मदनी का बड़ा ऐलान, सड़कों पर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे मुसलमान। वक्फ कानून मुसलमानों से करता है फर्क, सपा ने वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में किया चैलेंज। आज से IMPL भी चलाएगा वक्फ बचाओ मुहिम, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर होगा प्रोटेस्ट। बाबा रामदेव का शरबत जिहाद का वीडियो हुआ वायरल, शरबत जिहाद के नाम पर बनाए जा रहे थे मस्जिद मदरसे। मुस्लिम शख्स पर चने नमकीन में थूक कर बेचने का इल्जाम, शिमला में बिना लाइसेंस के 4 महीने से लगा रहा था दुकान। हिजाब की वजह से डॉक्टर बनने का ख्वाब रह गया अधूरा, सरकारी मुलाजिम ने 3 बार रद्द किया तलबा का फॉर्म। 26/11 के मुलजिम तहव्वुर पर शिवसेना का बड़ा बयान, कहा तहव्वुर राणा का करना चाहिए इनकाउंटर। कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच पर लगाई रोक, पुलिस ने दिल्ली दंगों में मिश्रा के किरदार से किया इनकार। 28 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट का कमबैक, 6 टीमें खेलेंगी, 90 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब TV को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब TV ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब TV किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब TV ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। ईरान अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर इनडायरेक्ट बातचीत से पहले ही जंग की तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया कि अगर ईरान के साथ न्यूक्लियर टॉक्स नाकाम की तो इजराइल ईरान पर हमला कर देगा। अमेरिका के जंग के नापाक मंसूबों ने अली खान मेनाई का दिमाग गर्म कर दिया और उन्होंने जंग की तैयारियां शुरू कर दी। दरअसल ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपने प्रॉक्सी ग्रुपों को लंबी रेंज की मिसाइलें ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। इसका सीधा मतलब ये है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने के लिए बिल्कुल मूड में नहीं है। ईरान ने वाजे कर दिया कि वो भी इजराइल अमेरिका के साथ आर पार की लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं ईरान सपोर्टेड हूती ने जंग से पहले ही सऊदी अरब को ये चेता दिया कि अगर उसने अमेरिका या इजराइल का साथ देने की कोशिश की तो उसके आसमान में आग बरसेगी और उसे भी हमलों से दहला दिया जाएगा। चेतावनी के साथ साथ यमनी हूती ने एक बार फिर से अमेरिकी जहाजों और इजरायली शहरों पर बड़े कई सारे हमले कर खलबली मचा दी। ईरान पहले ही वाजे कर चुका है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम अमन के लिए है, जिसे किसी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अब ईरान अमेरिका के बीच होने वाली इनडायरेक्ट टॉक्स को लेकर ईरान ने साफ वाजे कर दिया है कि गेंद अमेरिका के पाले में है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका सिर्फ दिखावे के लिए ईरान के साथ बातचीत करना चाहता है। असल में तो वो ईरान के मिडिल ईस्ट में उभरते हुए दबदबे से बौखलाया हुआ है और यही वजह है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए बेताब है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बीते रोज कहा है कि अगर ईरान के साथ होने वाले न्यूक्लियर बातचीत कामयाब नहीं होती है तो इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर मुमकिन हमलों की अगुवाई करेगा। बुध को ओवल ऑफिस में पत्रकारों के जरिए ये पूछे जाने पर कि अगर ईरान न्यूक्लियर टॉक्स पर सहमत नहीं होता है तो क्या वो उसके खिलाफ फौजी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, ट्रंप ने जवाब दिया, अगर इसके लिए मिलिट्री की जरूरत होगी तो हम मिलिट्री का इस्तेमाल करेंगे। Oh, if necessary, absolutely, yeah. Israel will obviously be very much involved in that. He'll be the leader of that. उन्होंने कहा इसमें इजराइल साफ तौर पर शामिल होगा, मिलिट्री ऑपरेशन को इजराइल लीड करेगा। ईरान पहले ही अमेरिका के इरादे भांप चुका है, इसलिए ईरान ने पहले ही अपनी मिलिट्री को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। इसके अलावा अब उसने अपने प्रॉक्सी ग्रुपों को भी हथियार ट्रांसफर करने शुरू कर दिए हैं। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स के मुताबिक ईरान ने इराक में अपने प्रॉक्सीज को लंबी दूरी की मिसाइलें भेजी हैं, जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई है। अभी हाल ही में गुज़िश्ता रोज ही ईरान ने मौत की मशीन अराश 2 ड्रोन को इंट्रोड्यूस कर दुनिया भर में खलबली मचा दी थी। अब ईरान ने एक और स्मार्ट मूव का मुजाहिरा करते हुए मिडिल ईस्ट की प्रॉक्सीज को मिलिट्री सपोर्ट देकर अमेरिका इजराइल को बौखला दिया है। उधर ईरान सपोर्टेड यमन के हूथियों ने भी ईरान अमेरिका के बीच जंग के खदशे को लेकर सऊदी अरब को बड़ी चेतावनी जारी की है। यमन के हूती ने सऊदी अरेबिया को एक बड़ी धमकी देते हुए ये ऐलान किया है कि हम सऊदी के आसमान को आग में बदल देंगे। हूतियों ने सऊदी अरब को खुली चेतावनी दी है कि अगर वो अमेरिका की क़यादत में होने वाले हमलों में शामिल हुआ
तो उसके आसमान में आग ही आग होगी। हूती ने सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि अगर उसने अमेरिका का साथ यमन के खिलाफ दिया तो फिर चाहे अपनी जमीन देकर या फौजी मदद फराहम कराकर, तो सऊदी का एक भी तेल का ठिकाना नहीं बच पाएगा। हूती ने सऊदी को यह वाजे कर दिया कि उसके सारे तेल के ठिकानों को खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही हूती ने सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको को पिछली बार किए गए हमलों की तस्वीर भी शेयर की है और कहा कि इस बार इससे भी बुरा हाल होगा। हूती ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यमन के खिलाफ हमले शुरू करने के लिए सऊदी अमेरिका की हरकतें बढ़ती जा रही हैं। सऊदी अरब के लिए कि वो इसमें शामिल ना हो, आपका तेल नहीं बचेगा। इसमें आगे कहा गया, हम सऊदी अरब के आसमान को आग के बादलों में बदल देंगे जिससे पूरी दुनिया देखेगी। सऊदी को हड़काने के साथ साथ हूती ने एक बार फिर अपनी मिलिट्री कार्रवाई करते हुए अमेरिकी जहाजों और इजरायली शहरों पर कई बड़े हमले करके खलबली मचा दी। अनादोलू एजेंसी के मुताबिक यमन के हूती ने बुध को कहा कि उन्होंने एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया और इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। फौजी तर्जुमान याया सारी ने बिना तफसीली के जानकारी देते हुए बताया कि हूती फोर्सेज ने सेंट्रल इजराइल के तेल अवीव में एक इजरायली फौजी साइट को ड्रोन से निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ड्रोनों ने रेड सी में अमेरिकी एयर कैरियर USS हैरी एस ट्रूमैन समेत दुश्मन जंगी जहाजों को भी निशाना बनाया। वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया था कि वो इस कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन जमीयत उलेमा हिंद के सदर इस तरीके को मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाला बता रहे हैं और इस तरीके के कदम पर सख्त मनाही भी कर रहे हैं। वक्फ कानून 2025 पर सदर के हस्ताक्षर के बाद 8 अप्रैल से पूरे भारत में लागू हो चुका है। इस कानून के खिलाफ एहतजाज को लेकर जमीयत उलेमा हिंद के सदर अरशद मदनी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जमीयत इस कानून के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरेगी। उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही। 7 अप्रैल को जमीयत ने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सदन में इस बिल के पास होने के फौरन बाद कहा था कि वे इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन जमीयत के सदर ने इस कानून के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सड़कों पर प्रोटेस्ट करने से मुसलमानों का ही नुकसान है। इस ऐलान के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरने वाले फैसले को बदल दिया है। जमीयत उलेमा हिंद के सदर अरशद मदनी ने कहा कि वो इस कानून के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वो इस बिल के खिलाफ कॉन्फ्रेंस और प्रोग्रामों के जरिए मुखालफत जाहिर करेंगे। वक्फ कानून को लेकर तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। समाजवादी पार्टी ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। बीते दिनों पार्लियामेंट के दोनों सदनों से वक्फ बिल को सदर द्रौपदी मुर्मू ने अपनी मंजूरी दे दी। इसके बाद कांग्रेस, AIMIM, DMK समेत कई सियासी दलों और तंजीमों ने वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी वक्फ बिल को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दायर याचिका में सपा MP ने कहा कि ये बिल मुस्लिम मजहब और मुस्लिम कौम के खिलाफ भेदभाव करता है। इसकी वजह यह है कि इसमें ऐसे रोक लगाए गए हैं जो दूसरे मजहबों पर लागू नहीं होते। इस बीच मरकजी हुकूमत ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल किया है, जिसमें वक्फ बिल 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोई भी फैसला लिए जाने से पहले उनका पक्ष भी सुने जाने का मुतालबा किया है। कैविएट दाखिल करने से यह तय होता है कि अदालत इसे दायर करने वाले पक्ष को सुने बिना कोई भी हुक्म नहीं देगी। वक्फ बिल को चुनौती देने वाले 10 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। इनमें सबसे पहले कांग्रेस सांसद जावेद अहमद, AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बिल की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर सवाल उठाए हैं। वक्फ कानून को लेकर मुल्क में मचा कोहराम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से लेकर कोलकाता और पटना से लेकर भोपाल तक प्रोटेस्ट लगातार हो रहे हैं। एक तरफ ओपोजिशन हुकूमत को घेरने में लगा है तो दूसरी तरफ कई मुस्लिम तंजीम भी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा तेज कर रहे हैं। बता दें कि आज से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बिल की मुखालफत में प्रोटेस्ट तेज करेगा। वक्फ बचाओ मुहिम के पहले दौर का आगाज आज से 7 जुलाई तक चलेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि यह मुहिम शाह बानो मामले की तरह शहर से गांव तक चलाई जाएगी। वक्फ बोर्ड की वक्फ बचाओ मुहिम के तहत भोपाल की सेंट्रल लाइब्रेरी में दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक धरना दिया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर और भोपाल से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने लोगों से अपील की है कि बिना किसी झंडा बैनर के अमन सुकून के साथ धरना दिया जाए और आगे भी ऐसे ही चलेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुद राजधानियों में धरना और गिरफ्तारी प्रोग्राम चलाएगा। जुमे की नमाज के बाद लोग ह्यूमन चेन बनाकर या दूसरे तरीके से अपनी मुखालफत दर्ज कराएंगे। योग गुरु रामदेव एक बार फिर अपने बयान को लेकर तनाजात में आ गए हैं। इस बार उन्होंने अपने एक वीडियो में शरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया, जिससे सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। बता दें कि इस वीडियो में रामदेव ने दावा किया है कि बाजार में एक मशहूर शरबत बेचने वाली कंपनी अपने मुनाफे से
मस्जिद और मदरसे बना रही है। रामदेव वीडियो में इसके बजाय पतंजलि का गुलाब शरबत खरीदने का लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वीडियो को पतंजलि प्रोडक्ट्स के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर शेयर किया गया है। इसके साथ ही एक तीखा कैप्शन लिखा गया है जिसमें कहा गया है, शरबत जिहाद के नाम पर बेचे जा रहे टॉयलेट क्लीनर और कोल्ड ड्रिंक के जहर से अपने खानदान और बच्चों को बचाएं। घर में सिर्फ पतंजलि का शरबत और जूस ही लाएं। रामदेव इस वीडियो में सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों की बुराई करते हुए कहते हैं कि जो लोग गर्मी में प्यास बुझाने के लिए ठंडे ड्रिंक पीते हैं वे असल में टॉयलेट क्लीनर जैसा जहर पी रहे हैं। उन्होंने इन ड्रिंक्स को हमला करार दिया और कहा कि ये हेल्थ के लिए खतरनाक हैं। देवभूमि संघर्ष कमेटी ने दावा किया है कि शिमला के कालीबाड़ी मंदिर के माल रोड पर एक मुस्लिम शख्स चने और नमकीन में थूक कर लोगों को बेच रहा है, जिस खबर ने सबकी नींद उड़ा दी है। जद्दोजहद कमेटी के मेंबरों ने इल्ज़ाम लगाया है कि 4 महीने से ये दुकान यहाँ लगी है, लेकिन इसके पास ना तो फूड लाइसेंस है और ना ही दुकान लगाने की परमिशन है और ना ही नगर निगम शिमला से इजाज़त ली है। कमेटी के मेंबरों ने बताया, निगम के अफसर मौके पर आकर भी कोई कार्रवाई नहीं कर सके। उन्होंने हिदायत दी है कि अगर 10 दिन में दुकान नहीं हटाई तो 500 सनातनी अपने स्टॉल शहर के बाजार में लगा देंगे। कमेटी के मेंबरों ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये दुकानदार थूक कर लोगों को चने व नमकीन बेच रहा है। इस मामले में पहले भी खवातीन की शिकायतें मिली थी। अब दुकानदार को देवभूमि कमेटी ने सख्त हिदायत दी है। कहा कि दुकान या तो बंद करो या फिर शिमला छोड़ दो और इंतजामिया से शिकायत की धमकी दी है। इस मामले से शिमला में जनता में अलग मजहबी नफरत पैदा होनी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सरकारी मुलाजिम के लापरवाही का मामला सामने आया है। एक लड़की के कास्ट सर्टिफिकेट को 3 बार खारिज कर दिया गया, जिसकी वजह से वो नीट के लिए अप्लाई नहीं कर सकी। अब इस मामले की शिकायत जिला डीएम से की गई है। लापरवाही का मामला कोल तहसील के नजदीकी गांव मंजू पगड़ी का है, जहां एक लड़की ने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया। फॉर्म की तस्वीर में लड़की ने सर पर दुपट्टा रखा हुआ था, जिसे मुलाजिम ने हिजाब समझ लिया और इसी फोटो को सबूत मानकर शक की बिना पर कास्ट सर्टिफिकेट खारिज कर दिया। सरकारी मुलाजिम ने ये लापरवाही एक नहीं बल्कि 3 बार की है। उसने एक बार भी लड़की के घर जाकर या फ़ोन करके जानकारी लेना मुनासिब नहीं समझा। इसकी वजह से लड़की के डॉक्टर बनने की ख्वाहिश एक बार फिर अधूरी रह गई। आखिरी तारीख तक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से लड़की फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाई और इस साल भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएगी। हेमा कश्यप एक मजदूर सुरेंद्र की बेटी है, जिन्होंने डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा, जिसके लिए उन्होंने पूरे साल कड़ी मेहनत की और तैयारी की। हालांकि हेमा के घर के हालात इतने बेहतर नहीं हैं कि उनके पिता उनकी पढ़ाई का खर्च उठा सके। हेमा ने महज ज्यादा गर्मी की वजह से सर पर दुपट्टा रखा था। जब मुलाजिम के पास फॉर्म पहुंचा तो उसने दुपट्टे को हिजाब समझ लिया और फॉर्म को खारिज कर दिया। इस लापरवाही की शिकायत हेमा ने तहसीलदार को दी है। आतंकी तहव्वुर राना को अमेरिका में खास प्लेन से दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लाया गया। भारत पिछले 17 सालों से राणा के सरेंडर की कोशिश में लगा था। दावा है कि तहव्वुर राणा ने अपनी कंसल्टेंसी फर्म्स में डेविड हेडली को भी नौकरी दी। इसी फर्म की मुंबई ब्रांच में काम के लिए डेविड हेडली मुंबई आया था और यहां लश्कर-ए-तैयबा के दहशतगर्द हमलों की तैयारी के लिए मुंबई में ताजमहल होटल और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जैसी अहम जगहों की रेकी की थी। साल 2008 में मुंबई में पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीम लश्कर-ए-तैयबा के 10 दहशतगर्दों ने घुसकर शहर भर में हमले किए थे। अमेरिका में पूछताछ के दौरान हेडली ने अभियोजकों को मुंबई हमले की साजिश की पूरी मालूमात दी। कई सबूत होने के बावजूद अमेरिकी जिला अदालत की ज्यूरी ने उसे मुंबई हमलों में शामिल होने के इल्जाम से बरी कर दिया। कभी खुद की खराब सेहत का हवाला देते हुए, कभी पार्किंसन के मुतासिर होने की दलील दी, कभी किडनी की बीमारी से मुतासिर बताया। उसे कई बार कोरोना वायरस भी हो चुका है और दमे की शिकायत भी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा कि वो पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम है, इसीलिए भारत में उसे टॉर्चर किया जा सकता है। इसलिए दिल्ली के तिहाड़ जेल इंतजामिया ने भी तहव्वुर राणा के लिए आला सुरक्षा वाली जेल वार्ड बनाने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी अदालत में अपने बचे हुए मौकों को खत्म करने के बाद राणा को आखिरकार ट्रंप सरकार की तरफ से भारत में ट्रांसफर कर दिया गया। 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमले के मुलजिम तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया। इसी पर अब शिवसेना लीडर और चीफ तर्जुमान राजू वाघमारे ने कहा कि पूछताछ के बाद राणा का बीच सड़क पर एनकाउंटर कर देना चाहिए। तहव्वुर राणा के भारत लाए जाने पर शिवसेना तर्जुमान राजू वाघमारे ने मोदी हुकूमत को शुक्रिया अदा करते हुए कहा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वजह से आज हम एक दहशतगर्द को भारत में ला रहे हैं। जिस शैतान को भारत में लाया जा रहा है उसे कसाब की तरह बिरयानी नहीं देनी चाहिए। इसके लिए चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ही क्यों ना करना पड़े, इस शैतान का एनकाउंटर करना चाहिए। जनता के सामने इसे 1 गोली नहीं बल्कि 100 गोली मारनी चाहिए, ताकि दुनिया में पैगाम जाए कि हमारे मुल्क पर अगर कोई गलत नजर से देखेगा तो उसका क्या हाल होगा। मुल्क की अहम पोजीशन पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राजू वाघमारे ने कहा कि कांग्रेस के पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, लेकिन अभी मौजूदा हुकूमत मोदी और एनडीए की हुकूमत है। सरकार मुल्क के दुश्मन को भारत ला रही है, हमें उससे सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए और हर साजिश का पर्दाफाश करना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा, इसके बाद इस शैतान का बीच सड़क पर इनकाउंटर करना चाहिए। दिल्ली की अदालत ने कपिल मिश्रा के खिलाफ दिल्ली तशद्दुद में किरदार से जुड़े मामले में जांच के हुक्म पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा। दिल्ली की अदालत ने फरवरी 2020 के तशद्दुद में किरदार को लेकर दिल्ली हुकूमत के वजीर कपिल मिश्रा के खिलाफ आगे की जांच पर 21 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मिश्रा की दरख्वास्त पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया, जिसके बाद मामले में नया मोड़ आ गया है। अदालत ने शिकायतकर्ता मोहम्मद इलियास को नोटिस जारी कर 21 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। इससे पहले एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने 1 अप्रैल को जांच की ज़रूरत बताई थी, क्योंकि मिश्रा उस वक्त इलाके में मौजूद थे। पुलिस का कहना है कि मिश्रा का दंगों में कोई किरदार नहीं था। 24 फरवरी 2020 को सीए की मुखालफत के बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में तनाज़ा भड़का था। इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई थी और कई जख्मी हुए। यमुना विहार के मोहम्मद इलियास ने कपिल मिश्रा समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR की मांग की है। मिश्रा ने अपने खिलाफ जांच के हुक्म को चुनौती देते हुए अदालत में अर्जी दायर की। उनकी ओर से कहा गया कि ये हुक्म गलत है। बीजेपी के कौमी तर्जुमान और साबिक मरकजी वजीर शाहनवाज हुसैन ने वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान मगरिबी बंगाल में हुए तशद्दुद को लेकर वजीर आला ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए वक्फ बिल की आड़ में मुसलमानों को भड़काने का काम कर रही हैं। ममता बनर्जी और कांग्रेस चेयरमैन मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी निशाना साधा। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि यह बिल गरीब मुसलमानों और महिलाओं को हक देने वाला है। यह मुस्लिम भाइयों के हक में है। उन्होंने कहा कि सीए पर जिस तरह कुछ लोग मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे थे, उसी तरह इस बिल पर मरकजी हुकूमत लगातार दावा कर रही है कि 370 और 35A के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में बदलाव हो रहे हैं। सरकार का दावा है कि वहां पत्थरबाजी अब लगभग खत्म हो गई है। इसी बीच हुकूमत जम्मू कश्मीर ने एक नई जानकारी दी जो इस बड़े बदलाव से मुमकिन हुई। हुकूमत ने बताया कि पिछले 2 सालों में 83,000 से ज़्यादा लोगों को सूबे का मुस्तकिल रिहायशी बनाया गया है। ये शहरी लोग इससे पहले जम्मू कश्मीर के मुस्तकिल रिहायशी नहीं थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा सेशन के दौरान PDP MLA वहीदुर रहमान पारा के पूछे गए सवाल के दौरान रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से बताया गया है कि पिछले 2 सालों में कुल 35,12,184 लोगों का एड्रेस प्रूफ सर्टिफिकेट जारी किया गया है, जिसमें से 83,742 ऐसे लोग हैं जो पहले सूबे के मुस्तकिल रिहायशी के रूप में काबिल नहीं थे, यानी कि स्पेशल स्टेट की वजह से उन लोगों को शहरियत नहीं मिल पा रही थी। और हुकूमत का कहना है कि इसी वजह से पत्थरबाजी में रोक लग पाई है और हालात पहले से बेहतर बताए जा रहे हैं। हुकूमत का आगे कहना है कि जल्द ही दहशतगर्दों पर भी पूरी तरह से लगाम लगाया जाएगा। लॉस एंजल्स में 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों में क्रिकेट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। इसमें मर्द और ख्वातीन दोनों के लिए टूर्नामेंट होंगे और हर टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। LA 2028 ओलंपिक के लिए खेलों का प्रोग्राम और एथलीटों की तादाद ओलंपिक कमेटी IOC के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि मर्द और खवातीन दोनों के लिए 90-90 एथलीटों का कोटा मुकर्रर किया गया है। इससे हर टीम को 15 खिलाड़ियों वाली टीम बनाने की इजाजत मिल जाएगी। LA 2028 ओलंपिक के लिए क्रिकेट कहां खेला जाएगा ये अभी फिक्स नहीं हुआ है। क्रिकेट ओलंपिक में शामिल किए गए 5 नए खेलों में से एक है। 2 साल पहले IOC ने क्रिकेट के साथ बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, सिक्स और स्क्वैश को भी LA 2028 ओलंपिक में शामिल करने की मंजूरी दी थी। मुंबई में हुए 141वें IOC के दौरान LA 2028 ओलंपिक के लिए फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश और बेसबॉल, सॉफ्टबॉल के साथ क्रिकेट को भी शामिल किया गया। क्रिकेट पहले से ही कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स जैसे बड़े खेलों में खेला जाता रहा है। LA 2028 ओलंपिक में टोटल 351 मेडल इवेंट्स होंगे, जो पेरिस 2024 के 329 इवेंट से 22 ज्यादा हैं। देवभूमि संघर्ष कमेटी ने दावा किया है कि शिमला कालीबाड़ी मंदिर माल रोड पर एक मुस्लिम शख्स चने और नमकीन में थूक कर लोगों को बेच रहा है। इस खबर ने सबकी नींद उड़ा दी है। जद्दोजहद कमेटी के मेंबरों ने इल्जाम लगाया है कि 4 महीने से ये दुकान यहाँ लगी है, लेकिन इसके पास ना तो फूड लाइसेंस है और ना ही दुकान लगाने की परमिशन है और ना ही नगर निगम शिमला से इजाज़त ली है। कमेटी के मेंबरों ने बताया निगम के अफसर मौके पर आकर भी कोई कार्रवाई नहीं कर सके। उन्होंने हिदायत दी है कि अगर 10 दिन में दुकान नहीं हटाई तो 500 सनातनी अपने स्टॉल शहर के बाजार में लगा देंगे। कमेटी के मेंबरों ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये दुकानदार थूक कर लोगों को चने व नमकीन बेच रहा है। इस मामले में पहले भी खवातीन की शिकायतें मिली थी। अब दुकानदार को देवभूमि कमेटी ने सख्त हिदायत दी है। कहा कि दुकान या तो बंद करो या फिर शिमला छोड़ दो और इंतजामिया से शिकायत की धमकी दी है। इस मामले से शिमला में जनता में अलग मजहबी नफरत पैदा होनी शुरू हो गई है। पिछले कुछ महीनों के दौरान नोएडा के पास बसने वाले नए शहर को लेकर तमाम खबरें आई। अब नोएडा अथॉरिटी ने साफ कर दिया कि इस नए शहर को न्यू नोएडा नाम से बसाया जाएगा और हर तरह की मॉडर्न सहूलियतें मौजूद रहेंगी।
आपको बता दें कि न्यू नोएडा के नाम से बसने वाले इस शहर को दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन DNGIR के तहत डेवलप किया जाएगा। अब नोएडा अथॉरिटी ने न्यू नोएडा को बसाने के लिए ज़मीन का काम शुरू कर दिया है। नोएडा अथॉरिटी ने कुछ कंपनियों को सिलेक्ट किया है जो 10 दिनों में एक PPT तैयार करेंगी। इस प्रेजेंटेशन को अथॉरिटी के CEO लोकेश M के सामने पेश किया जाएगा ताकि प्रोजेक्ट की रूपरेखा को तैयार किया जा सके और ये आगे बढ़े। बता दें कि नवंबर 2024 में हुकूमत ने इस मास्टर प्लान को मंजूरी दी थी। नोएडा अथॉरिटी दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन के तौर पर 209 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन पर न्यू नोएडा डेवलप करने जा रहा है। तैयार होने वाले प्रेजेंटेशन में ये बताया गया है कि ड्रोन सर्वे के लिए किन एरिया को सिलेक्ट किया गया है। ड्रोन सर्वे से सिलेक्ट किए गए डेटा को अक्टूबर 2024 के सैटेलाइट मैप से मैच किया जाएगा। इसके बाद तजावुज़ात करने वालों को नोटिस जारी किया जाएगा और फिर गैर कानूनी इलाके को बुलडोजर से गिराया जाएगा। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।